चल, शुरू करें शुरू करें शुरू करें। तुमको जब भूख लगेगी तब मुझे बताना। बोलना नहीं अभी भूख लग रही है। तुमको जब भूख लगेगी तब मुझे बताना। अभी लगी लगे। वही बोला मैंने। ऐसा मत बोलना कि अभी लगी है। 10 मिनट बाद। चालू है। ये जो है ना, ऐसा शौक बिठाऊंगी ना देखो, ये जो लाल बाल ना सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे। तू सबके लिए चकली लाया है। अच्छी शॉट लग रहा है। एक ही। थैंक यू। मम्मी ने घर पे ना। हाँ। बस चलो stop करते हैं। अरे ये एक्सेप्टेंस लिमिट्स फॉर डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नो कंपनी अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। व्हाट डू यू मीन बाय 73 सबसेक्शन 2? कहाँ लिखा था अपन, जरा चेक करके बताओ। 73 सबसेक्शन 2 अपन कहाँ लिखा था, चेक करके बताओ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बच्चा लोग 5 मिनट आंटी को क्लीन करने दो। चालू हो जाएगी। साक्षी 5 मिनट। चलो, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 अपन कहाँ लिखा था? डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स 73 2। अगर नाम आया मतलब तुम डिपॉजिट किससे ले रहे हो? मेंबर से। किससे ले रहे हो? मेंबर से। shall accept or renew deposit from any members if the amount of deposit together with the amount of other deposit outstanding. अगर new deposit with outstanding deposit, what do you mean by that? ओल्ड डिपॉजिट जो ऑलरेडी लिया है प्लस जो तुम नए लेने वाले हो, एज ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल एक्सीड्स 35% of aggregate of paid up share capital, free reserves and security premium. तो मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं? इज 35% of paid up share capital plus free reserves plus security premium, including outstanding plus new. Do you understand? तो at a time total कितने डिपॉजिट हो सकते हैं? 35%। हेलो, हाँ, क्या नहीं आने वाली है?
क्यों नहीं आने वाली है? ला तो सकती है, पूछ फोन करके एक बार। निकल गई होगी अभी ऑलरेडी। बाय। Next, no eligible company shall accept or renew any deposit from its member if amount of such deposit together with the amount of deposit outstanding as on the date of acceptance or renewal from members exceed 10% of aggregate of paid up share capital, free reserves and security premium. अभी तुम्हारा मुझे बताओ, यहाँ पे 35% बोला है मेंबर्स से, यहाँ भी मेंबर्स से ही ले रहे हैं, बट 10% क्यों बोला है? यहाँ पे कौन सा कंपनी बोला है? 73(2) में, 73(2) में अगर सिर्फ मेंबर्स से ले रहे हैं तो 35%। एलिजिबल कंपनी मेंबर्स और पब्लिक दोनों से ले सकती है, तो वो मेंबर से सिर्फ कितना ले सकती है? 10%। अगर 10% मेंबर से ले सकती है तो 35 में बचे कितने? 25%। वो पब्लिक से ले सकती है। Do you understand? बैठा मैंने क्या बोला? 73 है मेंबर से 35%, ये मेंबर से 10%, और एलिजिबल कंपनी जो है वो टोटल कितना ले सकती है, पब्लिक से कितना ले सकती है? इस 25%। समझा क्या? So no eligible company shall accept or renew any other deposit if amount of deposit together with the amount of deposit other than deposit referred about outstanding at the date of acceptance or renewal exceeds 25% of aggregate of paid up share capital, free reserves and securities premium. Do you understand? ऊपर का मिला के कितना है? 25%। ऊपर का छोड़ के। गवर्नमेंट कंपनी का पढ़ के बताओ, गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है? गवर्नमेंट कितना ले सकती है? 35%। कितना ले सकती है ऑफ एग्रीगेट को? इस तरह से भी लिख सकते हैं जो डब्बे में दिया हुआ है, देखो। तुम ऐसा लिख सकते हो, एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फिर ये बराबर है, ये बना तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। सही है? फिर वापस, एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम फ्रॉम अप टू, ये बना तुम्हारा पॉइंट नंबर 2। वो डिफिकल्ट लग रहा है ना? दिस इज द बेस्ट। समझा क्या? फिर तीसरा, कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 73(2) दैट इज नॉन एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। पब्लिक से तो ले ही नहीं सकती ना, अप टू, बना तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। सही है? एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अभी यहां पे सिर्फ पब्लिक आएगा, क्योंकि मेंबर्स तो गवर्नमेंट ही है ना। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट से कैसा पैसा लेगा? बराबर। तो यहाँ पे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अप टू, बैठा ऐसे लिख पाओगे आसान से? तो एलिजिबल कंपनी मेंबर से कितना ले सकता है? 10%। पब्लिक से 25, टोटल मिल के 35, आउटस्टैंडिंग प्लस न्यू। समझा?
और 73(2) वाला पब्लिक से ले ही नहीं सकता, सिर्फ किससे ले सकता है? मेंबर से। कितना ले सकता है? 35%। गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से लेता ही नहीं है, किससे लेता है? पब्लिक से। कितना लेता है? 35%। सॉर्टेड। और किसका 35%? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज। गॉट द पॉइंट? ओके। अभी यहाँ पे ना ये रीड ओनली है तुम्हारे लिए, बट देख बताती हूँ मैं क्या बोलता है। ये ना बात करता है कि तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज कितना पे कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज कितना पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज शुड बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय एनबीएफ। दिया हुआ है ना, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वही इतना ही दे सकते हो, उससे एक्सीड नहीं दे सकते। समझा? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज दे सकते हैं, जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए बोला है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। वेरी क्लियर? ये वाला जरा पढ़ने की कोशिश करो। नया आ रहा है सर। हनी लेट है, संजना सेकंड लेक्चर आने वाली है, काजल का मुझे पता नहीं है, पुजारी खुद पूजा करने गई है, वेदांत बीमार है, ऐसे मम्मी का मैसेज आया था। निशान का मुझे नहीं पता। कीर्ति आउट ऑफ टाउन है, गार्गी आउट ऑफ टाउन है, साक्षी टीवी में है। अरे वो एक हफ्ता भी टीवी में ही रहे, घर पे पेंटिंग चालू है उसके बुआ के, तो वो बोरीवली गई है। देखना क्या है। हम्म। पढ़ा क्या? क्या बोलने की कोशिश की है? वो आंटी ने चालू पूछा। इट इज एक्सप्लेन दैट पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड इन राइटिंग, जिस पर्सन को कंपनी ने ऑथोराइज किया है, जिस पर्सन को किसने ऑथोराइज किया है? कंपनी ने। इन राइटिंग टू कॉल फॉर ऑन इट्स बिहाफ। कंपनी ने अगर किसी बंदे को ऑथोराइज किया है कि तुम डिपॉजिट बुला सकते हो, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। एंड थ्रू हुम डिपॉजिट्स आर एक्चुअली प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड मतलब ऑब्टेन। उसको ऑथोराइज भी किया है कि तू डिपॉजिट मंगा सकता है, और उसके वजह से डिपॉजिट मिला भी। उसके वजह से डिपॉजिट मिला भी। उसको वही एंटाइटल्ड है फॉर द ब्रोकरेज। अगर मैं एंटाइटल्ड नहीं हूं, मुझे कंपनी ने ऑथोराइज नहीं किया है, चाहे मैं डिपॉजिट लाऊं भी, बट मुझे ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। एक तो कंपनी मुझे ऑथोराइज करनी चाहिए कि तुम ब्रोकरेज लाओ, और मैं एक्चुअली ब्रोकरेज लाऊंगी, सॉरी डिपॉजिट लाओ और मैं एक्चुअली डिपॉजिट लाऊंगी, तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा, वरना नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? श्योर इनफ? प्रोक्योर्ड का मतलब लिखा, ऑब्टेन्ड। डन। अभी राइट टू ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी कभी भी ना कंपनी ये राइट रिजर्व करके नहीं रख सकता, ये राइट रिजर्व करके नहीं रख सकता कि मेरी मर्जी होगी तब मैं ऑल्टर कर दूंगी टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा कंपनी नहीं कर सकता, ठीक है? द कंपनी शैल नॉट रिजर्व टू इटसेल्फ ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ राइट टू ऑल्टर। ऑल्टर मतलब चेंज टू द प्रेजुडाइज और डिसएडवांटेज ऑफ
डिपॉजिटर एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट। कंपनी अपने पास राइट नहीं रख सकता टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस, टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस, और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो क्या करे, प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब हार्म, किसको हार्म करे, डिपॉजिटर को। आफ्टर आफ्टर सर्क्यूलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज issued and the deposits are accepted. Very clear? ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए read हो। बराबर। अभी कल अपन क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात किया था, है ना? तो क्रेडिट रेटिंग किसको ऑब्टेन करना रहेगा, जरा ये ध्यान से पढ़ के मुझे बताना। क्या बोला यहाँ पे? हाँ, मैं तुमको एक चीज बताती हूँ। हम लोग ने तो 73(2) में भी तो क्रेडिट रेटिंग पढ़ा था। वहां पे एलिजिबल कंपनी तो था नहीं, मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे थे, बराबर है। अंडरस्टैंड समथिंग, जो 73(2) वाली कंपनीज है ना, नॉन एलिजिबल वाली, उसको भी क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है, एलिजिबल कंपनी को भी क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है। बट जो नॉन एलिजिबल कंपनी है ना, वो सिर्फ इश्यू करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तभी क्रेडिट रेटिंग लेते हैं। एलिजिबल कंपनी के पास जितने साल डिपॉजिट है ना, हर साल क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है। समझा मैंने क्या बोला? नॉन एलिजिबल कंपनी जब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा, वही साल में क्रेडिट रेटिंग लेगा, क्योंकि उसको वो प्रोस्पेक्टस में डालना पड़ता है। ठीक। बट एलिजिबल कंपनी हर साल क्रेडिट रेटिंग लेगा जब तक उसके पास डिपॉजिट्स है। डू यू अंडरस्टैंड? ये नोट कर लो, लिख लो कहीं। नॉन एलिजिबल कंपनीज टेक क्रेडिट रेटिंग only while accepting deposits. Only while accepting deposits. शुभम, डन, लिख दिया। तो एवरी एलिजिबल कंपनी को कब लेना होता है रेटिंग? एवरी ईयर, एवरी ईयर, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट, एंड कॉपी ऑफ द रेटिंग शैल बी सेंट टू आरओसी। जो रेटिंग लिया है उसका कॉपी आरओसी को भेजना पड़ता है अलॉन्ग। जंग लड़ने नहीं जा रहे हम। हाँ बोलो। क्यों रे? अरे मम्मी को बोल, ऐसे कैसे लेक्चर मिस कर सकते हैं? ठीक है। हाँ, किधर थे हम? एंड द कॉपी ऑफ रेटिंग शैल बी सेंड टू आरओसी along with the return of deposit in DPT3। तो DPT3 क्या है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। क्या है DPT3? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के साथ क्रेडिट रेटिंग भी भेजा जाता है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के साथ क्या भेजा जाता है? क्रेडिट रेटिंग हर साल। फॉर्म लिख दो। लास्ट टाइम जो जो मार्क किया था वो लिखा, अब तक आया ही नहीं है। ये मार्क कर दो, ये मार्क कर दो, आ रहा है शीट आ रहा है। ये मार्क कर दो, क्या लिखना है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट किया तो डीपीटी 3 में नहीं
नहीं नहीं, डीपीटी 3 तो सबको भरना होता है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है। कोई भी डिपॉजिट लिया तो डीपीटी 3 भरना ही भरना है। एलिजिबल कंपनी है तो हर साल क्रेडिट रेटिंग लेता है और हर साल डीपीटी 3 भरना मतलब अगर कंपल्सरी दिया एक बार में तो भी तो एक बार होगा डीपीटी और हर साल भर इसको हर साल भरना। वो क्रेडिट डन, चले आगे। द क्रेडिट रेटिंग referred to in clause A shall not be below minimum investment grade rating। इतना ही मार्क कर लो, बाकी का कट कर दो। डन। लेके देगी नहीं, अभी देने की जरूरत नहीं है, मेरा 2 पेज बचा है, इसलिए मैं बोल रही थी बाद में रख दे वहां पे ही, वो लोग ले ले। अरे मैं अंदर भी हूँ अरे हेलो ना फटाफट, और मैं तो चाह रहा तुम अपना पढ़ा ना डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। प्लीज फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर्स। तो एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट एंड सर्कुलर का फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा नहीं आ रही है, वो छठ पूजा के वजह से उसकी मम्मी उसको जबरदस्ती मार्केट ले गई है। बोलती है जल्दी काम करने बोला, फिर भी अब तक आधा सामान भी लेके नहीं हुआ। क्यों, संजना किधर है? हाँ, every company referred to in section 73 subsection 2 intending to invite deposit। 73 subsection 2 में कौन सी कंपनी है? प्राइवेट नहीं, नॉन एलिजिबल। कौन सी कंपनी है? नॉन एलिजिबल, जो किससे पैसा लेती है? मेंबर्स से, बराबर है। इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, कितना ले सकती है 73(2) वाली कंपनी? डिपॉजिट एक्सेप्ट कितना कर सकती है? ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर है। एलिजिबल मेंबर से कितना ले सकती है? मेंबर से 10% पब्लिक से 20 हाँ, और गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से कितना ले सकती है? वेरी गुड। पब्लिक से कितना ले सकती है? 35%। गुड जॉब। इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर शैल इश्यू अ सर्कुलर टू ऑल इट्स मेंबर। 73(2) वाली किससे ले रही है पैसा? मेंबर से, तो सर्कुलर किसको देगी? सारे मेंबर्स को। कैसे भेजेगी? विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट। कैसे भेजेगी? रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। और सर्कुलर विल बी इन द फॉर्मेट DPT1। Very clear? Provided that in addition to issue of such circular to all members in manner specified above, circular may be published in English newspaper and in vernacular language in vernacular newspaper। सारे members को तो भेजेंगे ही भेजेंगे सर्कुलर, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी छापेंगे। इसके साथ साथ किधर छापेंगे? न्यूज़पेपर। 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर लैंग्वेज वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। गेस करो किधर किधर के न्यूज़पेपर में डालेंगे? स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। वेरी क्लियर? ओके, ये वाला तुम बताओ, चलो। अपन पहले भी पढ़ा हुआ है ये पॉइंट। बराबर है। सर्टिफिकेशन लगेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कि कंपनी ने पहले एक्सेप्ट किए हुए डिपॉजिट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, ना ही उसके रीपेमेंट में, ना ही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर डिफॉल्ट किया भी है तो डिफॉल्ट को क्या कर लिया है? गुड। और उसको कितना टाइम हो गया है? 5 साल। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट, every eligible company intending to invite deposit shall issue a circular in form of an। वापस क्यों आया ये? अभी तो पॉइंट पढ़ा था ना, DPT1 में सर्कुलर इश्यू करना है। गुड, वो मेंबर के लिए था। ये कौन सी कंपनी का बात कर रहे हैं? एलिजिबल कंपनी किससे पैसा ले सकती है? दोनों से।
मेंबर से भी और पब्लिक से भी, बराबर है। तो यहाँ पे मेंबर्स लिखा है कि सिर्फ इनवाइट डिपॉजिट्स लिखा है? ऊपर मेंबर लिखा in English language, in English newspaper, and having countrywide circulation, and in vernacular language, in vernacular newspaper, having countrywide, sorry, having circulation in the state in which registered office of the company is situated. मुझे कुछ नहीं समझा, जरा तुम वापस पढ़ो। कंट्री वाइड सर्कुलेशन, और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है जिसमें जिस स्टेट में उसका रजिस्टर ऑफिस है उधर एंड वेबसाइट पे भी डालेगी, वो बात नहीं है। तो ये इंडिविजुअली नहीं भेज रही है डीपीटी वन, के भेज रही है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से। ऊपर पॉइंट नंबर 1 में तो अपन पढ़ा ना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजा जाएगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड? वहां पे मेंबर से डिपॉजिट ले रहे थे, इसलिए मेंबर्स को हम इंडिविजुअली डीपीटी वन भेज रहे थे, प्लस एडवर्टीजमेंट भी दे रहे थे। यहाँ पे हम पब्लिक से एक्सेप्ट करेंगे तो कितनों को भेजेंगे डीपीटी वन? समझ में आ रहा है? इन दैट सिचुएशन हम डीपीटी वन भेजते नहीं है इंडिविजुअली। क्या करते हैं? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देते हैं। एडवर्टाइजमेंट 2 न्यूज़पेपर में देते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका कंट्री वाइड सर्कुलेशन हो, कंट्री वाइड मतलब पूरे देश में, एंड दूसरा वर्नाक्युलर में, ऐसे स्टेट में जिधर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड हो, बराबर है। एंड तीसरा वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे डाला जाता है, इंडिविजुअली इश्यू नहीं किया जाता। प्लीज 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 ध्यान से करना। मेंबर से एक्सेप्ट किया तो उनको इंडिविजुअली डीपीटी वन भेजेंगे और एडवर्टाइजमेंट भी देंगे, बट अगर एलिजिबल कंपनी है तो किसको देगा? तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दे। समझ में आ रहा है? पक्का? कंपनी को मैंडेटरी है, लिस्टेड को मैंडेटरी है। कंपनीज एक्ट डजंट फोर्स टू हैव वेबसाइट, सेबी डज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एलिजिबल कंपनी में भी इफ एनी नहीं, लिस्टेड को मैंडेटरी, सेबी बोलता है वेबसाइट होनी। डन। Every company inviting deposits from public shall upload a copy of circular on its website. फोर्थ वाला बताओ करके। क्या बोला है? क्या? कौन इनवाइट कर सकता है डिपॉजिट? कौन इश्यू कर सकता है सर्कुलर? जिसके पास अथॉरिटी है। कोई और बंदा इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इश्यू नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हु कैन इश्यू सर्कुलर? ओनली द पर्सन हु हैज अथॉरिटी। बोर्ड के नाम पे कोई और इश्यू नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? No circular shall be issued by or on behalf of company unless copy of circular not less than 30 days before the date of issue has been delivered to ROC। तो ROC को पहले सर्कुलर सबमिट करना पड़ेगा, फिर तुम सर्कुलर मेंबर्स और पब्लिक को भेज सकते हो। और कितने दिन पहले सबमिट करना पड़ेगा? 30 दिन पहले। ये अपन पहले भी पढ़ा है। ROC के पास सर्कुलर जमा होना चाहिए कितने दिन पहले? 30 days before the issue। Very clear? Registration signed by majority of directors of the company। Sixth, a circular or circular in the form of advertisement issued shall be valid until the expiry of from the date of closure of financial year in which it is issued। बराबर है? कब तक वैलिडिटी है उसका? पहला वैलिडिटी बोला है 6 महीने का वैलिडिटी है क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। जिस साल में सर्कुलर इश्यू किया ना, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, उसके 6 महीने तक वैलिड है सर्कुलर। ठीक है? or until the date on which financial statement is laid before the company in annual general meeting। या तो annual general meeting में financial statement present कर दिया ना। financial statement कब present होगा?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट होगा? एजीएम में। एजीएम कब कंडक्ट होती है बच्चे लोग? सितंबर में। कब कंडक्ट होती है? सितंबर में। उसके डेट्स अपन पढ़ेंगे जब हम लोग जनरल मीटिंग करेंगे, ठीक है? बट इट इज यूजुअली इन सितंबर। अब मुझे गिन के बताओ, अप्रैल से सितंबर कितना टाइम होता है? 31 मार्च क्लोजर है ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए ना? तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि या तो क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने, या तुम्हारा एजीएम में जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले करोगे, विच एवर इज ईयर। समझ में आ रहा है? Or where AGM for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the act, whichever is earlier. तो earlier में दो क्राइटेरिया तुम देखोगे कि कितने तक टाइम तक वैलिड है सर्कुलर? 6 months। 6 months from the closure of financial year, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड इन एजीएम, बराबर? और एजीएम नहीं हुआ तो लेटेस्ट डे जब एजीएम हो जाना चाहिए था, whichever is early. Do you understand? हाँ कि नहीं? On the closure of financial year, मतलब क्लोजर कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च से 6 months, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पे भी सितंबर हुआ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड इन एजीएम, बराबर है? और एजीएम नहीं हुआ तो लेटेस्ट डे जब हो जाना चाहिए था। इनमें से जो भी, तब तक सर्कुलर वैलिड है। डू यू अंडरस्टैंड? And fresh circular or circular in the form of advertisement shall be issued in each succeeding financial year for inviting deposit during that financial year. अगर हर एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट इश्यू कर रहे हो और सर्कुलर का वैलिडिटी खत्म हो गया, तो नया सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर सर्कुलर हम लोग इंडिविजुअली मेंबर्स को भेज रहे हैं, तो पता चलता है कि यार ये डेट पे भेजा तो दैट इज द डेट ऑफ इश्यू, वहां से हम लोग वो काउंटिंग चालू करेंगे। बट अगर हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है तो डेट ऑफ इश्यू क्या होगा? चेक करके बताओ। एलिजिबल कंपनी तो इंडिविजुअली भेजती ही नहीं ना, एडवर्टाइजमेंट देती है। तो एडवर्टाइजमेंट दिया तो डेट ऑफ इश्यू क्या होगा? हाँ, shall be taken as date of issue of advertisement, बराबर है? And the effective date of issue of circular shall be date of dispatch of circular। ठीक, ये नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। चलो, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। Every deposit accepted by company under section 73 subsection 2 shall be repaid with in accordance with terms and conditions of the agreement। agreement के terms and conditions के हिसाब से रीपे होगा। सेकेंड वाला तुम पढ़ के बताओ। पढ़ा क्या? कंपनी ने डिफॉल्ट मारा, डिपॉजिट पे नहीं किया या इंटरेस्ट पे नहीं किया, बराबर है? इन दैट सिचुएशन डिपॉजिटर बेचारा क्या करेगा? और ऑर्डर लाएगा डायरेक्टिंग कंपनी टू पे द सम ड्यू और फॉर एनी लॉस और डैमेज इनकर्ड बाय हिम, बराबर है? फॉर द नॉन पेमेंट और सच अदर ऑर्डर एज ट्राइब्यूनल में डीम फिट। इजी है, ये तुमको ऑलरेडी पता है, चेक करो। जो हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? और किसी के लिए भी नहीं। और डिबेंचर वाला जो रिजर्व क्रिएट किया था वो किसके लिए यूज होता था? रिडेम्पशन के लिए। किसके लिए? रिडेम्पशन। या रिडेम्पशन नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखेंगे? रीपेमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अभी यहाँ पे ना ये एक्ट कमेंट्स हुआ 2013 वाला,
फिर डिपॉजिट के नए रूल्स आए, बराबर है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने डिपॉजिट, कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो उसका भी रीपेमेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसका? रीपेमेंट क्राइटेरिया। मैं बताती हूँ क्या लिखना है। जितना मार्क किया उतना ही लिखना है, बाकी का कैंसिल करना है। और पूरा तुम पढ़ोगे और मुझे बताओगे क्या डिपॉजिट कब एक्सेप्ट किया था? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब क्या करना है कंपनी को? समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हो? पढ़ा? कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कब किया था? ये एक्ट आने से पहले। अब नया एक्ट आ गया है तो कंपनी को कुछ चीजें करने बोली है। पहला, कंपनी को क्या करने बोला है? आरओसी को फाइलिंग करने बोला है। आरओसी को क्या करने बोला है? फाइलिंग। कितने टाइम में फाइल करने बोला है? फ्रॉम द कमेंसमेंट, या तो डेट जब भी पेमेंट ड्यू हो गया है। आरओसी के पास क्या फाइल करना है उसको? एक स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, सारे डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड जितने अनपेड है अभी भी, उन सबके डिटेल्स डालने हैं उसको, बराबर है। उसके बाद रीपे भी करना है। कितने टाइम में रीपे करना है? 3 साल में। 3 साल फ्रॉम द कमेंसमेंट या तो एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट, विच एवर इज अर्ली। वेरी क्लियर? ठीक है। और अगर तुम रिन्यूअल करते हो डिपॉजिट्स का तो इट विल बी एज पर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5। ये डिपॉजिट्स का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5। Do you understand? As per Act, this is chapter 5. Clear? And the rules made thereafter. समझा? Power of the tribunal to allow further time to repay deposit. Tribunal may, on application made by company, after considering the financial condition of the company, the amount of deposit or part thereof and interest payable thereon, and such other matter, allow further time. अगर कंडीशन अच्छा नहीं है कंपनी का तो ट्राइब्यूनल प्रीपेमेंट करने के लिए अलाउ कर सकता है फर्दर टाइम
as considered reasonable to the company to repay the deposit. ये पेनल्टी है, पढ़ लेना। ठीक है, ले लो नया शीट, नया शीट ले लो। उसमें भी गिराई तू? गाइस पेनल्टी पढ़ो और ये इलस्ट्रेशन करो उसके साथ। पेनल्टी पढ़ो और इलस्ट्रेशन करो। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, गाइस पेनल्टी पढ़ो, इलस्ट्रेशन करो और नेक्स्ट वाला पेनल्टी भी पढ़ो, लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। यार ये तो और कुछ काम नहीं है हम लोग आके उनके समझ में आएगा तुम लोग ठंडी नहीं करो नहीं अभी सर पंखा सब बंद है क्या बात है का क्यों इतना दिन में उदास है तो हाँ पर वो ऐसा उदास हो गई तो दूसरी शहर की हो गई पूजा करने के लिए चले ये वीक में दो लेक्चर हो अरे वो कभी भी आने के लिए तैयार है, अब जब बोल। हाँ तो मैं 4 टारगेट करूँगा तो वो कल मेरे को जाना ऑफिस तो उससे कल कर लेंगे कल रख दूं? रहने दो नहीं कल ऑफिस जाए घर से नहीं तो कब रखूं? ट्यूजडे से बात कब कब ट्यूजडे डेफिनेटली ट्यूसडे रखना। ठीक है। एंड व्हाट ऑल डेज फॉर अपन डिस्कस कितने फ्री है? सब 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 चाहिए। आराम से करेंगे स्लोली स्लोली खत्म सर फिर आप मेरे को एक दिन पहले बोलोगे नहीं ना, क्या कल नहीं आऊंगा? नहीं मैं तो मेरा बोलूंगा तो schedule मैं पूरा हिल जाएगा। मैं पहले से बोल देता हूँ मैं नहीं आऊंगा मैंने कभी ऐसा तो किया है कि लेक्चर रखा आज पर आपको ऑफिस में मीटिंग आ जाएगी तो क्या करोगे? जाना तो नहीं पड़ेगा ना घर से ही हो जाएगा। कल जाना है खुला है बन गया वाह हम्म हम्म हम्म
जल्दी करो ना। ये झगड़ में पड़ेगा। सबसे पहले पूरा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेनिफिट तुम्हें देता है तुम्हें कौन से बेनिफिट से लेना पर जैसे तो तुम्हें क्या लगता है हम्म, यहाँ पे ना सिंपल एक चीज बोला है, देखो मैं बताती हूँ। डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है ऑफिसर्स ने विद द इंटेंट टू द डिपॉजिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट, तो हर एक ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो भी लॉसेस या डैमेजेस होता है डिपॉजिटर को, उसके लिए पर्सनली लायबल है। मेहनत मत करो, समझा? वो पूछेंगे भी नहीं ना, बट अगर पूछा भी तो दिस इज द आंसर। चले आगे। एलिजिबल कंपनी का जरा मुझे क्राइटेरिया बता दो, क्या था एलिजिबल कंपनी का क्राइटेरिया? एलिजिबल कंपनी बनती कब है? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। फिर नहीं, 1 करोड़। 1,000 करोड़, 100 करोड़ एंड 500 करोड़। 1 करोड़, 100 करोड़ क्या था नेटवर्थ, और टर्नओवर कितना 500 करोड़। वही पहला पॉइंट बोला है यार, चेक करो। वो तो एसआर पास करना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज का पहला पॉइंट वही है, चेक। बराबर। फिर सच कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, किससे रेटिंग लेना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, और पब्लिक को बताना भी पड़ेगा अबाउट सच रेटिंग गिवन टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट, एंड रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड। एलिजिबल कंपनी को हर साल रेटिंग लेना पड़ता है, याद है, और बताना भी पड़ता है आरओसी को। किस में बताना पड़ता है आरओसी को? DPT 3, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर्ड डिपॉजिट, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा? चार्ज। शैल विद इन 30 days ऑफ सच एक्सेप्टेंस क्रिएट ऑन इट्स असेट्स ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन, कितने अमाउंट का करेंगे? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर, जितना एक्सेप्ट किया है अमाउंट उतने का चार्ज क्रिएट करेंगे। गॉट द पॉइंट? हु इज एलिजिबल टू रिसीव ब्रोकरेज, अभी अभी तो पढ़ा, जिसको कंपनी ने ऑथोराइज किया हो टू सॉलिसिट द डिपॉजिट, और उसने एक्चुअली डिपॉजिट प्रोक्योर किया है, उसको ब्रोकरेज मिलेगा। बराबर। प्रोक्योर मतलब बच्चा लोग ये कट करो ना, इधर ऐड करो।
अब पूरा पढ़ के बताओ। पढ़ा क्या? चार्ज किस पे क्रिएट कर सकते हैं? एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल। इंटेंजिबल पे नहीं करने का, बराबर है। इंटेंजिबल में क्या क्या आता है? पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, उस पे क्रिएट नहीं कर सकते, बराबर है। कितना अमाउंट का क्रिएट करेंगे अपन? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। डन। अभी बच्चे लोग डिबेंचर ट्रस्टी याद है, पढ़ा था अपन। ट्रस्टी को अपॉइंट कर लिया, काम बन गया कि उसका भी कंसेंट लगेगा? क्या ये सेम बोला है? जरा चेक करो डिपॉजिट ट्रस्टी के बारे में। बराबर है। तब तक कंपनी सर्कुलर इश्यू नहीं कर सकती जब तक वो क्या ना अपॉइंट करे, वन और मोर ट्रस्टी। एंड उसका क्या लगेगा? और वो कंसेंट का स्टेटमेंट कहाँ डालना पड़ेगा अपने को? सर्कुलर। सेम है ना जो ट्रस्टी में पढ़ा था अपन, डिबेंचर ट्रस्टी में, बराबर है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बिफोर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट। अच्छा मुझे याद दिलाओ कि हमने डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब बनाया था? कब बनाया था? और दो डेट्स भी थे वहां पे, मैंने तुमको बोला था कि अरे 3 मंथ से ये है। अलॉटमेंट के बाद और एक क्लोज अलॉटमेंट में कितने दिन में? 60 डेज विद इन अलॉटमेंट बनाया था। डिबेंचर ट्रस्ट डीड हमने कितने दिन में बनाया था? 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट। जरा डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बताओ मुझे कितने दिन में बनाएंगे? ये क्या बोल रहा है कि मेरा सर्कुलर से पहले ही बना देना है। अपॉइंट भी पहले और ट्रस्ट डीड भी पहले। कितने दिन पहले? 7 डेज बिफोर द इशूइंग ऑफ सर्कुलर। समझ में आ रहा है? और फॉर्मेट क्या है ट्रस्ट डीड का? पीपीटी 2। बैठा? अब जरा कंपेयर करके देखो, डिस्क्वालिफिकेशन सेम दिख रहे हैं क्या? डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, केएमपी नहीं होना चाहिए, ऑफिसर नहीं होना चाहिए, इनडेटेड नहीं होना चाहिए, मटेरियल पेक्यूनरी रिश्ता नहीं होना चाहिए, गारंटी नहीं दिया होना चाहिए, और किसी का रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ट्रस्टी बन सकता है। सेम है जो डिबेंचर ट्रस्टी में पढ़ा था, एकदम सिमिलर चलेगा। गॉट द पॉइंट? पढ़ना है वापस? अच्छा, अब वापस कंपैरिजन। हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी का भी रिमूवल क्लॉज पढ़ा था कि डिबेंचर ट्रस्टी को निकाला जा सकता है। मुझे जरा वो पढ़ के बताओ कब निकाला जा सकता है? डिबेंचर कंसेंट ऑफ ऑल नहीं था। वेरी गुड। 3/4 इन वैल्यू डिबेंचर होल्डर्स परमिशन देंगे तो निकाल सकते हैं, वरना नहीं। जरा मुझे डिपॉजिट ट्रस्टी को कैसे निकाल सकते हैं चेक करके बताओगे? वेकेंसी में था बेटा रिमूवल का क्लॉज, अधिका को बताओ। वेकेंसी में था। मिला? हाँ, यहाँ पे कंसेंट किसका लगेगा? प्लीज डिपॉजिट का रिमूवल, डिपॉजिट ट्रस्टी का रिमूवल और डिबेंचर ट्रस्टी के रिमूवल में कंफ्यूज नहीं करने का खुद को। डिबेंचर ट्रस्टी का रिमूवल के लिए हमको डिबेंचर होल्डर्स का परमिशन लगेगा 3/4 इन वैल्यू, और डिपॉजिट ट्रस्टी के रिमूवल के लिए हमको बोर्ड का परमिशन लगेगा, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए। समझा क्या? बैठा?
ड्यूटीज जरा डिबेंचर ट्रस्टी का और ये क्रॉस चेक करके देख लो सेम है कि नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी का ड्यूटीज और डिपॉजिट ट्रस्टी का ड्यूटीज क्रॉस चेक मारो। And amount पे उनको carry कर दो, है ना? तो ये ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी कौन से पेज नंबर पे? 6.15। तो क्रॉस चेक कर रहे हो ना? यहाँ पे ये can है, क्या लगता है? सिर्फ लैंग्वेज अलग होगा। पॉइंट भी कम है। नहीं हाँ, वो लोग क्या समय सिर्फ डिबेंचर के बदले डिपॉजिट लिखना होगा, बाकी सेम होगा। क्या बोलते हो? कोई अलग पॉइंट कुछ नहीं समझा मुझे बताओ। यहाँ पे अगर क्या बेटा पॉइंट? Supervise the implementation of conditions regarding creation of security for deposit and terms of deposit insurance। तो कैसा होता है ना, हम लोग कंपनी यूजुअली डिपॉजिट इंश्योरेंस लेता है। इंश्योरेंस क्या है? अगर कंपनी ने डिफॉल्ट मारा तो कंपनी पे लायबिलिटीज आएंगी और वो लायबिलिटीज को कवर करेगा इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सुपरवाइज करेगा सिक्योरिटी को भी एंड इंश्योरेंस को ट्रस्टी। क्लियर? डन? अभी मीटिंग्स पे जाओ डिबेंचर ट्रस्टी के, सेम है। डिबेंचर ट्रस्टी के मीटिंग में जाओ, 110 और हैपनिंग ऑफ द इवेंट सेम, बट डिपॉजिटर्स लिखना, डिबेंचर होल्डर्स नहीं। सही है? Next, form of application for deposits. Company shall not accept or renew any deposit unless a declaration by intending depositor has been submitted in prescribed form stating that deposit is not being made out of any money borrowed by him from any other person। देखो कंपनी लोगों से डिपॉजिट ले सकती है बट डिक्लेरेशन के बाद ही लेती है। डिक्लेरेशन के बाद ही लेती है। जो भी डिपॉजिटर है वो डिक्लेयर करता है कि जो भी पैसा मैं कंपनी को दे रहा हूं वो मैंने किसी और से लिया हुआ नहीं है, खुद के सेविंग से, खुद के कमाई से दे रहा हूं, उधारी लेके नहीं दे रहा हूं। ये डिक्लेरेशन देने के बाद ही कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तब तक नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? नॉमिनेशन। एवरी डिपॉजिटर मे एट एनी टाइम नॉमिनेट एनी पर्सन। नॉमिनी क्रिएट कर सकता है ना, टू whom his deposit shall vest in the event of his death। क्या नहीं था? है उसमें भी है, जस्ट दिया हुआ नहीं है। नॉमिनी क्या? नॉमिनी डायरेक्टर अलग होता है, नॉमिनी अलग होता है।
नॉमिनेशन क्लॉज ना, नॉमिनेशन क्लॉज हर जगह होता है, इट्स जस्ट दैट अपने करिकुलर में नहीं दिया। फर्निशिंग ऑफ डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर, अभी डिपॉजिटर डिपॉजिट देगा तो उसको रिसीट तो देना पड़ेगा कि नहीं, वो रिसीट के बारे में ही बात किया है, समझ में आ रहा है। एवरी कंपनी शैल ऑन एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट फर्निश टू द डिपॉजिटर और हिज एजेंट रिसीट। डिपॉजिटर को कंपनी क्या देगा, रिसीट। कितना रिसीट देगा, फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, कितने टाइम में देगा तुम बताओ। 21 डेज में, 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक और डेट ऑफ रिन्यूअल, 21 दिन पैसा आया वहां से, चेक रियलाइज हुआ वहां से या रिन्यू किया वहां से, क्लियर। 21 दिन में रिसीट दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला जरा पढ़ के बताओ, रिसीट को कोई साइन करेगा कि नहीं करेगा, रिसीट को साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन साइन करेगा, ऑफिसर ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द, बराबर है। और रिसीट में क्या क्या दिया होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट, name and address of depositor, amount received by the company, the rate and periodicity of interest। rate and periodicity में फर्क क्या है, rate of interest समझ में आता है, कितना परसेंटेज पे मिलेगा इंटरेस्ट, पीरियोडिसिटी मतलब कब कब पे होगा, ईयरली, 6 मंथली, क्वार्टरली, दैट इज पीरियड ऑफ पेमेंट, समझा। एंड द डेट ऑन विच डिपॉजिट इज रीपेबल। एक बार दोबारा देख लो, रिसीट में क्या क्या लिखा जाएगा। But they will ask him to purchase तो लिखने के लिए और ज़्यादा जरूरी क्या करती है। डन। अभी बच्चा लोग याद है अपना डिस्कशन हुआ था कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 15% जमा करना पड़ता है और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में कितना, कब जमा करना पड़ता है, ऑन और बिफोर, किसके साथ जमा करना पड़ता है और उसको यूटिलाइज किस चीज के लिए करना है, नथिंग अदर देन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सेम पॉइंट रिपीट में, बराबर। रजिस्टर पूरा तुम पढ़ के बताओ, इंपॉर्टेंट मार्क करना, पूरा पढ़ना। रजिस्टर, रजिस्टर शुभम पूरा पढ़ के हो गया तेरा रजिस्टर, तो इंतजार किस बात का हो रहा था। हम्म।
अपन 14-15 पन्ने आराम से कर लेते ना 2-2.5 घंटे में। तो अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा रखे तो 22 पन्ने भी हो सकते हैं ना, 20-21 पन्ने। कल वैसा करूँ क्या? चार्जेस का चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 7 है ना। अपने को 15 चैप्टर तक करना है, उसके बाद एक ही दिन में सारे हो जाएंगे। 16-17-18 डायरेक्टर्स, थोड़ा टाइम, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स। और कम लोग आने वाले हैं क्या? मर्ज कर दो, दोनों को मर्ज कर दो, है ना। आज मर्ज कर सकते थे, बट तुम दोनों एक लेवल पे नहीं हो ना। मैं नया चैप्टर चालू करूं तो दोनों को बिठा सकते, तुम लोग आगे हो। चलो पढ़ा। क्या बोला है? हर एक कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगा किधर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो क्या दिखा रही थी? एसी एसी बड़ा बड़ा हो रही। भिखारी मेरी बात पे तो एसी दिखा रही थी, तो अब मैं समझ नहीं क्या। इस बात के लिए shall maintain registered office में one or more separate register of deposit accepted and renewed। उसमें डिटेल्स पढ़े तुमने, क्या क्या लिखना है? मिनिमम 6 तो याद करने पड़ेंगे। 6 तो मिनिमम। उसके बाद क्या बोला है? एंट्री कब करना है? एंट्री कब करना है रजिस्टर में? इशुएंस ऑफ द रिसीट। रिसीट कब इशू करना है? रिसीट कब इशू करना है? 21 दिन में। 21 दिन का काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? पैसा आया वहां से 21 दिन में रिसीट देना है, और रिसीट देने से 7 दिन में एंट्री करना है। एक चीज पढ़ो तो दूसरा भूल के मत आओ। ऑथेंटिकेट करना है बाय डायरेक्टर और सेक्रेटरी और बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। गुड ऑर्डर में प्रिजर्व करके रखना है। कितने साल के लिए? 8 साल। 8 साल का गिनती लेटेस्ट एंट्री से 8 साल। समझा? ब्रेक लेना है? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशंस लिखना पड़ेगा। पढ़ाऊं? हाँ सिखा लो। कितना बाकी है? Resolution के पहले रेजोल्यूशंस तो लिखना है ना। कितना बाकी है? ये बाद में resolutions। 7th 6th, हाँ ठीक, चल कर लेते हैं। कल चार्जेस खत्म कर देते हैं, ऐसा ही रखते हैं लेक्चर। और कितने लोग आने वाले बता देना। आप लोग पे बोल डाल देना। कितने आने वाले? मैम देखे ना नहीं आएगी क्यों? हाँ, पर वो तो डॉक्टर के पास लेकर गई है, मम्मी को बोला। मम्मी बीमार थी ना, वो आज हमारे पास रहेगी। कल नहीं आएगी। हाँ आज भी नहीं आएगी। आज आ रही है, सेकंड लेक्चर आ रही है, सेकंड लेक्चर आ रही है। आज कल और परसों नहीं आएगी। तू भी छुट्टी लेने वाली है क्या? तू भी छुट्टी लेने वाली है? हाँ छठ में सब लोग छुट्टी लेते सब लोग छुट्टी लेंगे मतलब? हैं। सब नॉर्थ इंडियन। सिर्फ संजना का, संजना ने बोला तो नहीं है सच मुझे, बट संजना का फास्ट थोड़ी है, उसको छुट्टी क्यों चाहिए? मम्मी का पास। तो उसको छुट्टी क्यों चाहिए? तो काम तो भी 5 मिनट बिना काम और पानी का रहने का 2 दिन, और रात के 3 बजे बोर्ड में जाने का, सुबह तक जब तक सूरज नहीं आता तब तक शुरू होने का काम मुझे पाना है। सही है, शाम तक छुट्टी रहेगा, फिर घर पे जाने का, फिर सुबह आके ऐसे ही खड़े होना है, वो भी 2 दिन का। वो वाला पानी पी सकते हैं? पानी पीना ही नहीं है रोजी। कैसे रहेगा? वो जब वो क्या आता है?
अरे वो पानी और सूरज दादा की पूजा होती है सर, पानी में। अरे सिर्फ पानी में ही खड़े रहना है रे, पूरा दिन खड़ा नहीं रहना है। नहीं आज से करूंगी, आज रविवार है ना, शुभ दिन है। 1 लाख रुपए जमा करना है अपने हाँ अपने को हाँ। बरोबर सिर्फ आप जमा मेरा कितना परसेंट रहेगा उसमें परसेंट कुछ नहीं, परसेंट मेरा ही है, दुल्हन जिसका उसी का पैसा नहीं नहीं तो अपने को जमा करना है। मेरे को अच्छा लगा सुन के। आप 5% चलेगा, रोज 5 डालो, मैं तो खुश हूँ। 5 10 15 20 पूरा पेड़ रहेगा तो 35 48 रहेगा। 45 रोज का 45 रुपए जमा। हाँ एब्सेंट भी है कुछ। साक्षी उधर 100 रुपए देगी ऑनलाइन में। नहीं 100 रुपया नहीं, वो 500 डालेगी। साक्षी 500 रुपया डालेगी रोज गुल्लक। फ्लिप डाल देना सोनिया। फ्लिप वाले लोग वैसे ही करेंगे। हाँ फ्लिप वाले लोग। और नहीं डालेगी तो एक साथ ही फ्लिप बेच के डाल देंगे अपन। हाँ आ जाएगा 40 तक बस ये साक्षी वहां मेरे फ्लिप बेचने की प्लानिंग हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है। चलो 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 खत्म करते हैं। 2 पेज पढ़ते हैं। सर दुखी हो गए ब्रेक दे दे। Premature repayment of deposits. When company makes a repayment of deposit on request of the depositor. Premature समझ में आ रहा है? What is premature? टाइम खत्म होने से पहले डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए कंपनी क्या कर रही है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मिनिमम 6 महीने के बाद ही दे सकती है। ये पढ़ा था ना 6 से 36 बराबर है। तो मिनिमम 6 महीने के बाद ही पैसा लौटा सकती है, उसके पहले नहीं लौटा सकती। वो भी अगर डिपॉजिटर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कि मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मुझे पैसा चाहिए। ठीक, फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिपॉजिट बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। 6 महीने के बाद बट एक्सपायरी पीरियड के पहले पैसा लौटा रही है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट किया है। समझा? फॉर विच सच डिपॉजिट वॉज एक्सेप्टेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पेबल होगा ऑन सच डिपॉजिट? इट शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 1% से कम कर दिया जाएगा फ्रॉम द रेट which the company would have paid if the deposit was kept for full period. full period के लिए रखा होता तो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, अभी 1% कम हो जाएगा। Do you understand? For the purpose of this rule, where the period for which deposit had run contains any part of the year, for example 6 महीने के बाद ही दे सकती है, अभी टोटल 9 महीने के लिए रखा। कितने महीने के लिए था डिपॉजिट? 9। तो इट कंटेन्स एनी पार्ट ऑफ द ईयर। समझो 9 नहीं, रुको, 1 साल 5 महीने के लिए था। 1 साल 5 महीने के लिए डिपॉजिट था। देन इफ सच पार्ट इज लेस देन 6 मंथ्स, 5 महीना लेस देन 6 मंथ्स है क्या? 1 साल तो पूरा हो गया ना। पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने से कम है कि 6 महीने से ज्यादा है? कम है, तो एक्सक्लूड ही कर देंगे काउंटिंग में। और अगर मोर देन 6 मंथ्स है तो उसको पूरा साल मान लेंगे। समझा? तो अगर जो डिपॉजिट रखा है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ईयर, मतलब पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, आधा साल कंप्लीट हुआ है। अब वो आधा साल 6 महीने से कम है या 6 महीने से ज्यादा है? देखो, तो अगर 6 महीने से कम हुआ है तो उसको गिनो ही नहीं, वो रखा ही नहीं है ऐसा मान लेंगे। और अगर 6 महीने से ज्यादा है तो पूरे साल के लिए रखा है ऐसा मान लेंगे। तो अगर 9 महीने के लिए थे तो पूरा साल मानेंगे या बिल्कुल नहीं मानेंगे? पूरा साल, क्योंकि इट इज मोर देन 6 मंथ्स। अगर 1 ईयर और 7 मंथ्स के लिए था तो कितना मानेंगे? 2 साल। समझा? 1 ईयर 3 मंथ्स था तो कितना मानेंगे? 1 साल। समझा? अगर पार्ट ऑफ द ईयर इज लेस देन 6 मंथ्स, एक्सक्लूडेड। पार्ट ऑफ द ईयर इज मोर देन 6 मंथ्स, काउंटेड एज होल ईयर। बराबर? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्या था फॉर्म? Good. Every company accepting deposit shall on or before 30th day of June every year. देख ले अर्पित, सारे कंपनीज जिसने क्या एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट, उनको 30 जून से पहले पहले रजिस्ट्रार के पास रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन DPT 3। हर साल सबको करना है। ठीक है? along with prescribed fee and furnished information contained therein as on 31st
मार्च ऑफ दैट ईयर। 31 मार्च तक का इंफॉर्मेशन 31 मार्च तक का इंफॉर्मेशन रिटर्न में जाएगा और रिटर्न फाइल कब होगा? 30 जून से पहले। रिटर्न फाइल कब होगा? 30 जून से पहले। डू यू अंडरस्टैंड? ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत हम्म ठीक है। अभी ये पूरा तुम बताओगे। पहले पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ तो डिस्क्लोजर करने बोले हैं। पहला पॉइंट सब पढ़ेंगे। पढ़ा क्या? हर एक कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी किससे पैसा लिया है? तो डिपॉजिट है कि डिपॉजिट नहीं है? डायरेक्टर से पैसा लिया है तो डिपॉजिट है कि नहीं है? नहीं है, बराबर है। बट उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने बोला है। कहाँ दिखाएगी? नोट्स में, कि हमने पैसा लिया है डायरेक्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड? सेकेंड, प्राइवेट कंपनी को बाहर क्यों निकाला यहाँ पे? क्योंकि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव्स दोनों से ले सकती है। नॉर्मल कंपनी, पब्लिक कंपनी सिर्फ डायरेक्टर से, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर एंड रिलेटिव से, बराबर है। सेकंड पॉइंट पढ़ो जरा। सही है। तो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स बताएगी अगर पैसा किससे लिया है, डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव्स से। श्योर इनफ। Every company other than government company shall file one time return of outstanding receipt of money or loan by company but not considered as deposits from, ये कट कर दो, 1st April 2014 to 31st March 2019 as specified in form DPT3 within 90 days from 31st March 2019। उनको एक फॉर्म, कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के हर एक कंपनी को ना वन टाइम रिटर्न फाइल करने बोला था। क्या करने बोला था? वन टाइम रिटर्न। DPT3 ही फाइल करने बोला था। बट उन्होंने तभी बोला था कंपनी ने जितना भी पैसा रेज किया है ना एज अ लोन और उसको डिपॉजिट माना नहीं है। सारा पैसा जो कंपनी ने लोन की तरह लिया है बट उसको डिपॉजिट माना नहीं है, वो उसको डिस्क्लोज करना था DPT3 में। वो उसको डिस्क्लोज करना था DPT3 में 2014 से लेकर 2019 तक। समझा मैंने क्या बोला? 2014 से लेकर 2019 तक में जितना भी पैसा कंपनी ने लोन की तरह लिया है और उसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया है, वो सारा अमाउंट डिस्क्लोज करना था DPT3 में। वन टाइम रिटर्न था। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, एक बार वापस बताओ मुझे मैंने क्या बोला। जो भी अमाउंट, जोर से, जो भी अमाउंट कंपनी ने लोन बोल के लिया है, बराबर है, रिसीट ऑफ मनी है या रिसीट ऑफ लोन है, बट इज नॉट कंसिडर्ड एज, वो कंपनी को डिस्क्लोज करना था DPT3 में 2014 से 19 के बीच वाले लोन्स, बराबर है। और कब तक भरना था ये? 90 डेज में फ्रॉम 31st मार्च 2019। क्लियर? नहीं, वन टाइम रिटर्न। तभी करना। मतलब अभी वापस नहीं करना। अभी कुछ नहीं करना है। नहीं, 2014 से 2019 तक का जितना भी तुम्हारा बोरोइंग्स था जो डिपॉजिट नहीं था, उसको तुमको DPT3 में बताने को बोला था रजिस्ट्रार ने 90 डेज। वन टाइम रिटर्न था, उसके बाद वापस नहीं भरना। डन। पेनल्टी, अगर मच्योर्ड डिपॉजिट्स को पैसा मतलब तुमने क्लेम नहीं किया, पे नहीं किया, एवरी कंपनी शैल पे पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर द डिपॉजिट मच्योर्ड एंड क्लेम्ड बट अनपेड। मच्योर भी हो गया डिपॉजिट, लोगों ने मांगे भी है, बट तुमने पे नहीं किया, उस पर 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझा?
इसमें जो मैं मार्क करी हूँ ना वो करना। उसमें उसमें वो लोग इतना ही बोलना चाहते हैं, अग्नि ने एक्सेप्ट डिपॉजिट। सुनो, यहाँ पे सिंपल एक चीज बोला है कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में, और ये एक्ट के हिसाब से वो रीपेमेंट कर रही है ऑफ इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स, तो मान लेंगे कि उसने कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस कंप्लाई किया। अभी ये कभी भी तुमको आंसर फॉर्मेट में एग्जाम पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ सकता। डू यू अंडरस्टैंड? वो एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो लोग ने ऊपर बोला है कि जो सेक्शन 74 एंड 73 डिपॉजिट्स के म्यूटेंटिस म्यूटेंटिस मतलब अप्लाई करेगा इफ इट इज टेकन फ्रॉम द पब्लिक। डू यू अंडरस्टैंड? मत करना। ओके। स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिपॉजिट्स एग्जिस्टिंग एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। याद है अपन पहले वाला एक आंसर पढ़ा जहां पे 1956 में तुमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, नया एक्ट आ गया, तो आरओसी को 3 महीने में बताना है कि क्या क्या डिपॉजिट्स है अपने पास। वो 3 महीने में जो डिपॉजिट्स बताने हैं ना, दैट इज फॉर्म डीपीटी 4। समझा? वो सारे फॉर्म्स का इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। याद है 3 महीने में फाइल करना था, पढ़ा अपन 3 साल में रीपे। वेरी गुड। तो डीपीटी 1 वॉज सर्क्यूलर, ट्रस्ट डीड डीपीटी 2, रिटर्न डीपीटी एंड स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट डीपीटी 4। बराबर, ये सारे लिखने हैं पीछे। चलो, डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट पढ़े। Section 134 of Companies Act 2013, read with Rule 8 of Companies Accounts Rules 2014. Following shall be disclosed in the board's report. क्या क्या disclosure होगा board's report में? First, details relating to covered under chapter 5. First पढ़ो, accepted during year, remain unpaid or unclaimed at the end of the year, where there has been any default in repayment of deposit or payment of interest during the year, and if so, number of cases and total amount involved. अगर default किया है पेमेंट में तो कितने लोगों को नहीं पे किया और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसमें, वो देंगे। at the beginning of the year maximum and at the end of the year। टू नीचे वाला ऊपर आ गया, उसका टू का मतलब है क्या कोई ऊपर? Details of deposit which are not in compliance with the requirement of chapter 5। अगर तुमने कोई डिपॉजिट लिया है जो चैप्टर 5 के हिसाब से नहीं है तो उसके डिटेल्स भी देने पड़ेगा। क्लियर? एक बार दोबारा देख लो क्या क्या डालना है। डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया है, अनपेड अनक्लेम्ड है, अगर डिफॉल्ट किया है तो बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना था, मैक्सिमम कितना था, एंड ऑफ द ईयर कितना बचा है, और अगर चैप्टर 5 के हिसाब से कोई डिपॉजिट्स नहीं लिया है तो उसका भी डिटेल्स। गॉट द पॉइंट? ये सब देखा।
ठीक, अब ब्रेक लेते हैं, आके स्पेसिमेन रेजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जल्दी आना, 15-20 मिनट्स। हाँ, वो तो बाद में तुम लिख सकते हो, पर रेजोल्यूशन 2 करने हैं तो जल्दी आना।